हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम कीमत की जो लोचलता है उसको कैसे जो है मेजर करते हैं। इसके हमारे पास निम्नलिखित मेथड है: टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, पॉइंट मेथड एंड आर्क मेथड। कुल व्यय विधि, प्रतिशत विधि, बिंदु विधि और आर्क विधि, चाप विधि। ठीक है, और सबसे पहले विधि है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को हम टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं। ये विधि जो है वो डॉक्टर मार्शल ने इवॉल्व की थी। इस विधि में हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो किसके बीच में होता है? प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में होता है कि किस तरह से जो प्राइस के चेंज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर की मूवमेंट होती है, हम उस मूवमेंट को चेक करते हैं और फिर उसके द्वारा अनुमान लगाते हैं कि ईडी कैसे होगी। इसके लिए जो इसका जो मीनिंग है वो है: दिस मैथड मेजर्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय मेजरिंग द चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, कि किस प्रकार से हमारी जो है डिमांड में चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। कुल व्यय आपको पता ही है, मैंने उस दिन बताया था। कीमत को जब हम मात्रा के साथ गुना करते हैं तो वो हमें बताता है कुल व्यय। मान लो हमने 4 किलो एक वस्तु खरीदी है जिसके 2 रुपये जो है प्रति किलो प्राइस है, तो हमारा जो कुल व्यय है वो कितने रुपये हुआ? 4 रुपये की हमारी जो है वो कीमत है पर यूनिट, और 2 किलो हमने वस्तु खरीदी है तो कितना हुआ? टोटल खर्चा हमारा हुआ 8 रुपये। इसके लिए हमारे पास 3 जो है वो सिचुएशंस उत्पन्न होती हैं कि किस तरह से ईडी जो है हमारे पास आएगी। व्हेन ड्यू टू राइज और फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड टी ई रिमेन्स अनचेंज देन ईडी इक्वल टू 1। जब कीमत के कम होने या आपके पास बढ़ने का टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उस अवस्था में ईडी किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है, यानी कि यूनिटी के बराबर होती है। दूसरी सिचुएशन है जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है, यानी कि एक बढ़ता है दूसरा कम होता है। मीन्स व्हेन ड्यू टू राइज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स एंड फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस देन ईडी इज ग्रेटर देन 1। और तीसरी सिचुएशन है हमारे पास जब दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, जब कीमत के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर गिरता है और जब कीमत के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है तो उस अवस्था में ईडी किसके बराबर होती है? लेस देन 1 के बराबर होती है। इसको मैं आपको टेबल और डायग्राम के द्वारा बताती हूँ। हमारे पास हमने क्या लेना है? एक प्राइस लेना है, क्वांटिटी लेनी है और टोटल एक्सपेंडिचर लेना है। प्राइस को आप इस प्रकार से लिख सकते हो: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया किस प्रकार से होता है? P मल्टीप्लाई बाय Q। इसको मल्टीप्लाई किया 10, 18, 24 इस तरह से आया है। अब यहाँ पर देखो, टोटल प्राइस जो है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। दूसरी सिचुएशन में देखो, प्राइस बढ़ रही है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इस पॉइंट पे ईडी किसके बराबर होगी? ग्रेटर देन 1 के बराबर होगी। दूसरी सिचुएशन देखो, प्राइस जो है वो कम हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर स्टेबल रह रहा है। प्राइस जो है बढ़ रही है, टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या रह रहा है? स्टेबल रह रहा है। उस पॉइंट पे ईडी किसके बराबर होगी? इक्वल्स टू 1 के बराबर होगी। तीसरी सिचुएशन में प्राइस जो है वो हमारे पास क्या हो रही है? कम हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। यहाँ पर प्राइस जो है वो बढ़ रही है, 1, 2, 3, 4 हो रही है, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, 10, 18, 24, 28। तो ईडी किसके बराबर है? लेस देन 1 के बराबर है। तो मैं आपको डायग्राम के द्वारा बता सकती हूँ। ऑन द एक्स एक्सिस यहाँ पर हमने क्वांटिटी नहीं लेनी, अब हमने क्या लेना? टोटल एक्सपेंडिचर लेना है। और ऑन द वाई एक्सिस देयर इज प्राइस। ये जो कर्व मैंने बनाया है ये हमारा कौन सा कर्व है? टोटल एक्सपेंडिचर कर्व है। ये पॉइंट देखो हमारे पास, ए बी पॉइंट देखो। इस पॉइंट पे अगर हमारी प्राइस जो है वो ओ आर के बराबर है, टोटल एक्सपेंडिचर आर ए के बराबर है। अगर हमारा प्राइस जो है वो कम होकर एन हो जाती है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़कर कितना हो रहा है? एन बी। तो रिलेशनशिप आपको पता चला ना, जब कीमत कम हुई टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? बढ़ गया। तो उस अवस्था में ईडी किसके बराबर होगी? ग्रेटर देन 1 के बराबर होगी। और दूसरी सिचुएशन देखो, जब हमारा प्राइस ओ एन के बराबर है, टोटल एक्सपेंडिचर एन बी के बराबर है। कीमत कम होकर क्या हुई? एम ओ एम हुई, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया? एम सी के बराबर हो गया। एम सी इक्वल टू एन बी। अगर हम प्राइस देखो यहाँ बढ़ रही है तब भी सेम रह रहा है, अगर कम है तब भी सेम रह रहा है, तो ईडी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। हमने रिलेशनशिप पढ़ा ही है, जब कीमत के बढ़ने या कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो उस अवस्था में ईडी किसके बराबर होती है? इक्वल्स टू 1 के बराबर होती है। तीसरी सिचुएशन देखो, जब हमारी प्राइस ओ एम है, टोटल एक्सपेंडिचर एम सी के बराबर है। जब हमारी प्राइस कम होकर ओ पी के बराबर होती है, टोटल एक्सपेंडिचर पी डी के बराबर हो रहा है। तो कीमत के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एम सी जो है वो पी डी से क्या है? कम है। तो इस अवस्था में ईडी किसके बराबर होगी? लेस देन 1 के बराबर होगी। ये मेथड जो है हम किसके लिए यूज़ करते हैं कि
प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। दूसरा मेथड आता है हमारे पास प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड। इससे आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, प्रतिशत विधि। ये इसका फार्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, उसका जो आपका जो है न्यूमरेटर होता है वो किसके बराबर होगा? आपके पास मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, या जो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किसके बराबर है? प्रतिशत की मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय प्रतिशत परिवर्तन जो है वो किस में है? कीमत में। इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास ईडी जो है आ जाती है। इसको हम इलेबोरेट करते हैं तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किसके बराबर होगी? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर इनिशियल डिमांड, मतलब प्रारंभिक मांग। इसी तरह से चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो किसका फार्मूला क्या होगा? चेंज इन प्राइस ओवर इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इसको फिर से एलेबोरेट करते हैं तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किसके बराबर होगी? Q1 माइनस Q ओवर इनिशियल डिमांड किसके बराबर है? Q के बराबर है। चेंज इन प्राइस किसके बराबर होगा? P1 माइनस P ओवर इनिशियल प्राइस किसके बराबर होगा? P मल्टीप्लाई बाय 100। फिर इसको 100 कट गया, इसको फिर से ब्रीफ करके लिखो। Q1 माइनस Q किसके बराबर होगा? डेल्टा Q के बराबर होता है। और P1 माइनस P किसके बराबर होता है? डेल्टा P के बराबर होता है। तो हमारा जो इसका जो फार्मूला बनता है वो किसके बराबर बनता है? डेल्टा Q ओवर डेल्टा P इंटू P बाय Q। इसके आपके न्यूमेरिकल भी आपको पूछे जाते हैं। तो ये डेल्टा Q का मतलब है आपकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, और डेल्टा P का मतलब है आपकी कीमत में परिवर्तन। P और Q का मतलब है प्रारंभिक कीमत, और Q का मतलब है प्रारंभिक मांग। अब लेकिन इसके साथ जो है हम साइन वैसे माइनस का लगाते हैं, लेकिन जब हम आंसर लिखते हैं तो माइनस साइन को हम क्या कर देते हैं? इग्नोर करते हैं। मैंने आपको उस दिन भी बताया था माइनस साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि कीमत और मात्रा में कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है, ऋणात्मक रिलेशनशिप है, इसलिए हमारा जो ये नेगेटिव साइन है हम इसको इग्नोर करते हैं। फिर आता है हमारे पास पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड जो है इसको हम बिंदु विधि बोलते हैं। बिंदु विधि से हमारा अभिप्राय क्या है? पॉइंट विधि, पॉइंट मेथड, बिंदु विधि। बिंदु विधि वो विधि है जो एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर क्या करती है? मांग की लोचशीलता को मेजर करती है, उसको मापती है। मान लो आपके पास ये डी जो है डिमांड कर्व है, इसका जो फार्मूला होता है वो मापने का हमारे पास क्या होता है? ईडी किसके बराबर होती है? लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व ओवर अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। अब मैं आपको हर एक बिंदु पर जो है इलास्टिसिटी को मेजर करना बताऊंगी किस तरह से करते हैं। ये हमारा डी जो है एक डिमांड कर्व है। मान लो ये पॉइंट जो है वो इस बिंदु पर है, पी बिंदु पर आपने इलास्टिसिटी को मेजर करना है। तो एट पॉइंट पी इलास्टिसिटी किसके बराबर होगी? लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड का। लोअर पोर्शन किसके बराबर है? पीडी। और अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर भी किसके बराबर है? पीडी के बराबर है। सिंस पीडी इक्वल्स टू पीडी, दोनों से इससे क्या है? बराबर हैं, तो ईडी किसके बराबर होगी? 1। तो इस पॉइंट पे हमारी ईडी किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। मान लो हमारा पॉइंट है एट पॉइंट ए बिंदु किसके बराबर है? एडी ओवर, इसको हम ना इसको m का नाम दे दो, एम ए। सिंस क्या है? AD इज ग्रेटर देन एम ए, ये पोर्शन इस पोर्शन से क्या है? बड़ा है, तो इस अवस्था में ये क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 आएगी। तो इस पॉइंट पे ED किसके बराबर होगी? ग्रेटर देन 1 के बराबर होगी। अगर हम ये पॉइंट ले ले B, एट पॉइंट B, तो हमारी इलास्टिसिटी होगी BD ओवर BM। सिंस BD इज लेस देन BM, तो ED भी क्या होगी? लेस देन, यहाँ पर ED किसके बराबर होगी? लेस देन 1 के बराबर होगी। मान लो हमने किस बिंदु पे मापना है? हमने एट M पॉइंट पे मापना है। तो M पॉइंट में हमारी MD ओवर क्या होगा? इसका यही पूरा पोर्शन है, लोअर पोर्शन अपर पोर्शन है नहीं,
तो इस बिंदु पर हमारा ईडी किसके बराबर होगी, इन्फिनिटी के बराबर होगी। और हम डी बिंदु पे मापना चाहेंगे तो ईडी किसके बराबर होगी, 0 पर बराबर होगी। तो ये हमारे पास क्या है, पॉइंट मेथड है। पॉइंट मेथड वो मेथड है जो इलास्टिसिटी को डिमांड कर्व के विभिन्न बिंदु पर मापता है। मान लो आपके पास ये कर्व तो हमारे पास सिंपल था ना, लीनियर डिमांड कर्व था, लेकिन मान लो क्योंकि हमारी डिमांड कर्व की शेप कैसी होती है, इट इज़ लाइक दैट। तो अगर हमारे पास इस प्रकार से सिचुएशन आ जाती है तो हमने क्या करना है, इससे छूती हुई एक रेखा खरीदनी है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन बोलते हैं। तो इस टेंजेंट लाइन पर हम क्या कर सकते हैं, फिर इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। इसको छूती हुई लाइन को हमने क्या करना है, मापना है। वो एक्स वो वाई वही यहाँ पर प्राइस होती है और यहाँ पर क्या होती है, क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये मेथड कौन सा है हमारे पास, पॉइंट मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास आर्क मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, चाप विधि बोलते हैं। आर्क मेथड क्या करता है, आर्क इलास्टिसिटी इज अ मेजर ऑफ एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस टू प्राइस चेंज शोन बाय द डिमांड कर्व ओवर सम डेफिनेट पोर्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए डिमांड कर्व। आर्क इलास्टिसिटी क्या करता है, मांग वक्र के 2 बिंदुओं पर जो है वो इलास्टिसिटी को क्या करता है, मेजर करता है। जो आर्क होता है वो क्या है, व्हाट इज व्हाट डू बाय आर्क, आर्क जो है वो हमारे पास डिमांड कर्व के 2 बिंदुओं के मध्य जो आपके पास जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास डिमांड कर्व है, मान लो दिस इज योर डीडी कर्व। तो इस डीडी कर्व में ये जो 2 बिंदु हैं ए और सी, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, चाप बोलते हैं। तो ये जो हमारी इलास्टिसिटी इन 2 बिंदुओं के बीच में मापी जाएगी वो किस विधि के द्वारा मापी जाती है, चाप विधि के द्वारा मापी जाती है। द इलास्टिसिटी when obtained when midpoint और एवरेज प्राइस एंड क्वांटिटी आर यूज्ड इज कॉल्ड एज आर्क इलास्टिसिटी। जब हम औसत कीमत और औसत मांग का प्रयोग करते हुए इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं तो विधि वो क्या कहलाई जाती है, हमारे पास चाप लोचशीलता कहलाई जाती है। Arc elasticity is the elasticity at the midpoint of an arc of a demand curve। चाप लोचशीलता जो है मांग वक्र के जो आपका मध्य बिंदु है उस पे जो एक चाप का के मध्य बिंदु पर मापी गई जो इलास्टिसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क विधि बोलते हैं। आर्क विधि मेजर करने का जो हमारा मेथड होता है वो किसके बराबर होता है, इसमें भी नेगेटिव साइन लगता है क्योंकि हमने प्राइस, ये प्राइस है और ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटी है। Q1 माइनस Q ओवर Q1 प्लस Q इंटू P1 प्लस P ओवर P1 माइनस P के बराबर। इसका प्रयोग हम ये औसत विधि के द्वारा जो है हम इसका अनुमान लगाते हैं। जो हमारी नई मांग है उसमें से पुरानी मांग को माइनस करते हैं, फिर नई मांग और पुरानी मांग को प्लस करते हैं। इसी तरह से नई कीमत और प्रारंभिक कीमत को प्लस और नई कीमत और प्रारंभिक कीमत को माइनस करके इनका जो मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या थे, डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, उसके बाद कल जो है वह नया टॉपिक